चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, शुरू किया जाए। ब्लैक किया जाए, यही रहने दिया जाए। क्या है आज थीम? ब्लैक। इनका डॉक्टर जोन चला गया। चलिए ठीक है, तो शुरू किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका पॉइंट ए है और ये हम लोगों का पॉइंट बी है। ये सभी रजिस्टर्स जो है आर, ये भी है आर, ये भी है आर। ऑल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ओनली। तो बताइए इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? तो पहला बोल रहा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होना चाहिए वो 4R के बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है 3R के बराबर होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है 2R के बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 2.5R के बराबर होना चाहिए। बताइए कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो, अगर ऐसे को देखा जाए तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जो इस सर्किट में कोई काम के ही नहीं है। मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट शुरू से बोला जा रहा है कि इसका मतलब है कि ए और बी के अक्रॉस कमिन ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा इस तरीके से। अब यहां से देखो कि अगर ए और बी के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा तो ये दोनों जो ब्रांच है इधर करंट जाएगा कहां? करंट को क्लोज पाथ में ही करंट का फ्लो होता है। तो ये रजिस्टर बस दिखाने के लिए है। इस रजिस्टर का सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि करंट जाके कहां जाएगा जब तक पाथ क्लोज नहीं होगा। इधर देखिएगा तो इधर भी करंट को जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो उन दोनों में करंट जाना ही नहीं है, वो रास्ता क्लोज ही नहीं होगा। तो वो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है। उन दोनों रजिस्टर्स का कोई महत्व नहीं है इस सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां से देखिए तो पहला ए से रजिस्टर ऐसा निकला, दूसरा वाला वहां से उस रजिस्टर को हटा ही दीजिए जिसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा वाला पाथ देखिएगा तो अब देखो ये पूरा का पूरा सर्किट इस तरीके के था कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। अब यहां से अगर देखें तो ये वाला और ये वाला सीरीज में दिख रहा है, सिमिलरली ये वाला और ये वाला सीरीज में दिख रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहां से ये हो गया आर और इन दोनों का इक्विवेलेंट तो 2R सीरीज में है तो 2R के बराबर, और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी किसके बराबर? तो 2R के बराबर। फाइनली ये इस तरीके का कनेक्शन है। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। अगर इससे अगला देखिएगा
तो इससे अगला जो अगर निकालेंगे तो अब ये 2r और ये 2r कैसे हैं, तो वो 2r और वो 2r जो है आपका पैरेलल में है, उनका इक्विवेलेंट r के बराबर होना चाहिए कि पैरेलल में r बाई n होता है। ये देखिए अब केवल और केवल 3 रजिस्टर्स बचे हैं, ये r है, ये r है और ये भी आपका r है। इन तीनों का इक्विवेलेंट कुल कितना के बराबर होना चाहिए, तो 3r के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये वाला रजिस्टर जो है इसका इस सर्किट में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए ये वाले को और ये वाले को हटा दिया गया कि जाने के लिए इन लोगों के पास रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है करंट को, तो उनका कोई योगदान नहीं है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के अलोंग फिर से इक्विवेलेंट निकालिए। ये बोला जा रहा है स्मॉल आर है, एक बन जाने दीजिए फिर ही बनाया कीजिए नेटवर्क। ये बोला जा रहा है यहां भी स्मॉल आर है, फिर यहां से ये ऐसे गया, फिर यहां से ये ऐसे गया, यहां से ये ऐसे गया। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का किन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहां से जब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा इस तरीके का कॉम्प्लिकेशंस में, जब सीरीज पैरेलल कुछ ना समझ में आ रहा हो, तब आपको रीड्रॉइंग का जो है टेक्निक वही काम आता है कि इसको रीड्रॉ किया जाए। तो इसको रीड्रॉ करने के लिए टोटल कितना पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, देखो जब भी किसी रजिस्टर को पार करते हैं तो पोटेंशियल बदल जाता है, यहां भी रजिस्टर को पार कर रहे हैं तो पोटेंशियल बदल जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, तो एक सी कर दे तो बहुत सारा रजिस्टर का एक टर्मिनल सी पे आ रहा है, और बी के उस साइड जो ये सर्कल का जो जिसको हम लोग रिम बोलते हैं, रिम के ऊपर का पोटेंशियल को अगर डी बोल देते हैं तो बहुत सारा पॉइंट जो है वो डी से कनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अब सबसे पहले फिक्स कीजिएगा किसको, तो सबसे पहले ए को फिक्स किया गया। ए के ज्यादा पास में कौन है, तो ए के ज्यादा पास में सी है, तो यहाँ पे जितना सी वाला लाइन होगा उसको सी पे रखेंगे। उसके बाद सी से देखिए डी बहुत सारा कनेक्शन गया है, तो बी के पास डी है तो उसको पुट किया गया, और फाइनली यहाँ पे बी को रखा गया कि इस तरीके से सारे कनेक्शंस को लिखा गया। अब यहां से देखिएगा तो पहला देखो गिनती कीजिएगा, तो ए से सी एक कनेक्शन है, तो ए से सी भेज दिया गया, एकमात्र कनेक्शन था आर का, और इसका गिनती हो गया। अब देखो सी से डी एक कनेक्शन, सी से डी दूसरा कनेक्शन, सी से डी तीसरा कनेक्शन, तो सी से डी जो है वो टोटल कुल 3 रजिस्टर्स हैं। तो ये सी से डी एक रजिस्टर, सी से डी दूसरा रजिस्टर और सी से डी तीसरा रजिस्टर, ऐसा भेज दिया गया। अब इन तीनों का भी गिनती हो गया। सबसे लास्ट में देखिएगा तो डी से बी एक और रजिस्टर है, देखिए सबका गिनती हो गया। यही आपसे ए से बी का सर्किट जो देखने में ऐसा था, सच में सॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, सच में सॉल्व करने के बाद इस तरीके का हो रहा है। अब यहां से अगर सॉल्व करके इसको निकालना चाहते हैं तो यहां से देखिए, अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसान बात हो गया है। पहला वाला तो आर है, 3 रजिस्टर हैं जो कि इक्वल रजिस्टेंसेज हैं सभी का, और वो सभी अगर पैरेलल में हो तो आर बाई एन होता है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको आर बाई 3 बोला जाएगा। और उसके बगल में कितना है, आर है,
तो R प्लस आर बाई थ्री, इनका इक्विवेलेंट जो एक सिंगल होगा कि तीनों के तीनों तो सीरीज में ही है, तो कितना हो जाना चाहिए 6R प्लस आर बाई थ्री, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 7R/3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो जब इस तरीके के सर्किट्स हो तो ढूंढने का कोशिश करना है कि कौन सा वाला पॉइंट हो रहा है जो कॉमन पोटेंशियल पे आ रहा है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन में बोल निकालिए फिर से कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कि फिर से कोई पॉइंट है ए, दस ओम 10 ओम, ये ऐसा है। फिर यहां से एक रजिस्टर है ऐसा, चलिए इसी को बोल देते हैं पॉइंट बी। बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको बताना है इस सर्किट के लिए। तो इस सर्किट के लिए सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू, चलिए फिर से बोल देते हैं कि ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये वाला भी 10 ओम है। अगर देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करने के लिए आएंगे तो अभी सबसे पहले यहाँ पे दो लोग आपको एक साथ सीरीज में दिख रहे होंगे कि ये दोनों, और कुछ हो ना हो ये दोनों तो हर हाल में सीरीज में है। सिमिलरली और कुछ हो ना हो ये दोनों हर हाल में सीरीज है, ऐसा दिख रहा है। बाकी इसका पता नहीं चल रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है किसके साथ कौन कैसा है। देखिए यहाँ पे हमेशा की तरह क्या कीजिए कि बीच में एक कोई सा पॉइंट ले लीजिए जो कि आपका कॉमन पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट को मैं C घोषित कर दूं तो बहुत सारा पॉइंट है इस सर्किट में जो C के बराबर ही है। अगर ये C है तो वायर से कनेक्टेड है, ये भी C है। अगर ये C है तो वायर से कनेक्टेड है, ये भी C है। और अगर ये C है तो वायर से कनेक्टेड है, ये भी C है। तो सभी के सभी पॉइंट C के बराबर है। सबसे पहले एक बात आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, उसको बोला जाता था शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे किसका शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो यहाँ पे इस वाले को देखिए तो ये 10 ओम कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर मान लो किसी वायर के अक्रॉस अगर इस साइड का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इस साइड का भी 10 वोल्ट है तो भी आई इक्वल टू वी बाई आर, तो कुछ तो डिफरेंस है ही नहीं दोनों के पोटेंशियल में। तो डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 0 के बराबर हो गया कि यहाँ भी VC यहाँ भी VC। करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा है ही नहीं। तो ये रजिस्टर बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो ये वाला पॉइंट तो आपका ऑलरेडी पॉइंट ए था, तो अब अगर रीड्रॉ करेंगे तो देखो ए बीच में C आ गया, इधर की ओर A है और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर B ऐसे बैठा हुआ है। अब रेजिस्टेंसेस को जगह दीजिए तो A से C एक सिंगल ब्रांच जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर है। A से C एक दूसरा ब्रांच जा रहा है जिसमें दो रजिस्टर्स हैं, कितना कितना का, तो 10 का ये भी है और 10 का ये भी है। A से C ये वाला ब्रांच जो जा रहा है उसके लिए। अब यहां से देखिए अगला वाला C से B, तो देखो C ये है और B ये वाला पॉइंट है, तो C से B भी देखिए एक डबल वाला ब्रांच जा रहा है, तो C से B ये डबल वाले ब्रांच को भेज दिए। C से B एक सिंगल वाला ब्रांच जा रहा है, C से B एक सिंगल वाले ब्रांच को भेज दिया गया। देखिए सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसा बच गया। अगर सर्किट ऐसा आ रहा है तो अब यहां से देखिएगा तो इस सर्किट को देखो, तो इस सर्किट को अगर यहां से देखिएगा तो इसका जो होना चाहिए 10 और 10 का 20 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये 10 इधर और ये क्या हो गया, ये 20 इधर ऐसा बचा। सेम बात तो उस साइड भी है, उस साइड भी आपका यही हो रहा है
कि उधर से ऊपर में 10 बच रहा है और नीचे में क्या हो रहा है कि ये 10 10 10 सभी तो 10 के बराबर ही था। नीचे में कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 200/30 तो कितना के बराबर, पहला सर्किट जो आपका बनेगा ये वाला, ये भी बनेगा 20/3 और दूसरा वाला सर्किट जो बनेगा वो भी कितना का बनेगा, 20/3। तो दो रजिस्टर्स हैं जिनका रजिस्टेंस 20/3 है और ये दोनों सीरीज में है, तो इन लोगों का फाइनल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो 40/3 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हुआ किसके लिए, इस सर्किट के लिए। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं नेटवर्क रजिस्टर्स का, उसके बाद दूसरा कुछ देखा जाएगा। बढ़ा जाए आगे, हटाया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि पहले बन जाने दीजिए नेटवर्क, ये ए है और ये बी है। सभी आर 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 और आर के बराबर। ए और बी के बीच में निकालना है, ये आपको बोला गया है। ऑप्शंस में बोला जा रहा है कि पहला जो ऑप्शन है वो बोला जा रहा है कितना के बराबर, ये भी आर ही है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि 3R के बराबर है। अगला बोला जा रहा है 2R के बराबर है। उसका अगला बोला जा रहा है R के बराबर है। सबसे लास्ट बोला जा रहा है केवल R/2 के बराबर है। देखो यहां पे देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पे देखिए देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर इसको हमको रीड्रॉ करना है तो कभी कभी याद रखना कि ऊपर में 5 रजिस्टर होगा, नीचे में एक और रजिस्टर होगा। इसको आप कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं वो सोचने का कोशिश करते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ए है, ठीक है, और सामने वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है। तो इन दोनों को दूर दूर बना के छोड़ दीजिए। ये वाला पॉइंट ए था और सामने वाला पॉइंट जो है इसके सामने कहीं पे बी ऐसा पॉइंट है आपका कि इसके सामने यहाँ पे ये बी वाला पॉइंट है, इनको बना दिया गया। जानते हैं ए से बी एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ए से बी एक डायरेक्ट कनेक्शन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बीच वाले पॉइंट को कुछ नाम देना था, तो देखो ए से यहां भी जा रहा है, ए से यहां भी जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया हमेशा की तरह, तीसरा साइड था। चलिए कलर बार बार बोला जा रहा है कि यही नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसको इंश्योर करना कि क्या दिया गया है और क्या मैं बना रहा हूं। या तो दोबारा से बनाइए, नहीं तो फिर एग्जाम में पता चलेगा कि सी बोल के ही दिया था, कि सी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का एक नया पोटेंशियल मिला कि सी, यहां भी बहुत सारा कनेक्शन गया है, तो इसको मैंने डी बोल दिया। तो ए से सी जाना है तो ए से सी देखिए यहां पे आ गया, और ए से डी जाना है तो ए से डी यहां पे आ गया। अब यहां से देखोगे तो अब कनेक्शंस को गिनती कीजिए। थोड़ा डी को चाहे तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम, बाकी आपके कॉपी में तो नीचे जगह ही होगा ही। डी को थोड़ा ऊपर लेने का रीजन भी बताया जाएगा। यहां पे पॉइंट डी को मैंने ऐसा ले लिया। चलिए देखिए गिनती करना शुरू कीजिए। ए से बी सबसे लास्ट में ले लेंगे। सबसे पहले ए से सी एक कनेक्शन जा रहा है, सी भी उतना ऊंचाई पर रहने का जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए कि ए से सी एक कनेक्शन जा रहा है, तो ए से सी को एक कनेक्शन आपने दे दिया, गिनती हो गया। ए से डी एक कनेक्शन जा रहा है, ए से डी आपने एक कनेक्शन दे दिया, गिनती हो गया। बी से सी एक कनेक्शन जा रहा है, तो सी से बी या बी से सी एक कनेक्शन जा रहा है, इसका भी क्या कर लिया गया,
गिनती कर लिया गया। फाइनली बी से डी एक कनेक्शन जा रहा है, इसका भी गिनती कर लिया गया। ये सभी लोगों का कनेक्शन का गिनती हो गया। सी से डी फाइनल एक कनेक्शन जा रहा है, तो सी से डी वाले का भी गिनती कर लिया गया। और एक कनेक्शन कहाँ है, तो एक कनेक्शन जो है आपका वो ए से बी सीधे जा रहा है, देखो इसका भी गिनती कर लिया। अब आपको नहीं लगता है कि ऊपर वाला नेटवर्क जो है वो एक स्पेशल नेटवर्क बन गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो रीड्रॉ करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये बैलेंस्ड ही नहीं है, अ काइंड ऑफ सुपर बैलेंसिंग है कि सभी के सभी रेजिस्टेंसेज जो हैं वो क्या है, सभी के सभी रेजिस्टेंस बराबर ही है। बीच वाले में कभी कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये बात हो गया। अब फिर से अगर इसको रीड्रॉ करें तो ऐसा शेप रखना कोई जरूरी तो नहीं है। ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए से देखिए भाया सी बी की ओर एक कनेक्शन बढ़ रहा है, जिसमें कितना है, जिसमें 2 रजिस्टर्स हैं, इन दोनों का गिनती ऊपर वाले में हो गया। पॉइंट ए से बी की ओर भाया डी एक कनेक्शन जा रहा है, उसका भी गिनती हो गया। ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर। पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक डायरेक्ट कनेक्शन जा रहा है, तो उस डायरेक्ट कनेक्शन के लिए देखिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो ये आर के बराबर है। ये ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा सभी ब्रांच के लिए, तो इसको सॉल्व करने से देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आर और आर सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ रहा है 2R के बराबर। यहाँ भी आर और आर सीरीज में है, तो 2R के बराबर। और यहाँ पे ये जो आर है वो इनके साथ क्या है, पैरेलल में, तो वो आर के बराबर ऐसा हो गया। जैसे निकालना है वैसे निकालिए कि यहाँ पे अगर 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे में अगर 2R को एलसीएम बनाते हैं तो 1 + 1 + 2 इसके बराबर ऊपर में बचना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 2R ऊपर गया, तो 2R ऊपर 4 नीचे। फाइनली देखिए जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा वो R/2 के बराबर होना चाहिए, कि इसका वैल्यू किसके बराबर आया, तो इसका वैल्यू आया R/2 के बराबर। ये आपका अल्टीमेट प्रॉब्लम्स है, इससे ज़्यादा नीट में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इससे बड़ा नेटवर्क आपको देने वाला है। वो प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम दिया हो नेटवर्क के ऊपर, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है, खास करके मॉडर्न नीट में, कि इतना आप उतना स्पेस ही नहीं होगा कि इतनी बार सर्किट को रीड्रॉ किया जाएगा। तो ये आपका नेटवर्क टाइप का प्रॉब्लम्स है, उनको कीजिए, उनको समझिए। ये आपका पहला था क्या, इक्विवेलेंट निकालने के लिए अलग अलग केस में, जिसमें रीड्रॉ भी कर सकते हैं आप सर्किट को। चलिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एक आध ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट, कि वैल्यू ऑफ आई बताना है आपको सर्किट में। तो नीट में वही एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत इजी आएगा, लेकिन आपको उस दिन तक सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। कि 4 ओम ऐसा है, उसके बगल में 3 ओम ऐसा है, उसके नीचे के ब्रांच में 5 ओम ऐसा है। यहाँ से कनेक्टेड जो बैटरी है वो बैटरी कितना का कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो कनेक्टेड बैटरी है वो 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो पहला बोला जा रहा है जो करंट का वैल्यू होना चाहिए, वो बोल रहा है कि करंट का वैल्यू होना चाहिए 1.2 एम्पियर के बराबर। दूसरा बोला जा रहा है करंट का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0.8 एम्पियर के बराबर। उसका अगला बोल रहा है 0.4 एम्पियर के बराबर, और सबसे लास्ट बोल रहा है 0.1 एम्पियर के बराबर। कौन सा आ रहा है? देखो ऐसे कनेक्शन में सबसे पहला बात क्या सिखाया गया था, सबसे पहला बात ये बोला गया था कि अगर कनेक्शन ऐसा होगा तो ऐसे कनेक्शन में आपको क्या करना है कि
पैरेलल जो देखो दोनों ही के लिए ये बैटरी कॉमन है, तो इस बात से इस सर्किट को मतलब नहीं है कि बैटरी को कैसे डील किया है। इस सर्किट को केवल इस बात से मतलब है कि हमको भी 5 वोल्ट मिला है, तो ऊपर वाले सर्किट को भी 5 वोल्ट मिला है। तो पैरेलल में अगर केवल एक ब्रांच से मतलब हो तो उसी को डील कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ अगर ऐसे सर्किट पे ही आगे बढ़े। कौन सा बोल रहे हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से देखिए 4 ओम ऐसा और 4 ओम ऐसा यहां पे ये आ गया। उसके बाद ऐसा है यहां पे दूसरा वाला 3 ओम ऐसा, और उसके नीचे का बैटरी देखिएगा तो 5 वोल्ट का बैटरी ऐसा कनेक्टेड है कि इस सर्किट को तो सब कुछ यही मिल रहा है। अब कौन सा हो रहा है? 4 वोल्ट का बैटरी है, सही बात है। 4 वोल्ट का बैटरी ना हो तो आंसर कुछ और हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये 4 वोल्ट का बैटरी आपका ऐसा है। अब यहां से इस सर्किट में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? तो यहां से इस सर्किट में यहां पे देखो 4 और 4 को रिप्लेस करने के लिए जो आएगा वो एक सिंगल रजिस्टर आएगा। तो उतना अब तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस है तो आधा हो जाना चाहिए 2 ओम के बराबर। इसके बगल में जो बैटरी है उसका कितना है रेजिस्टेंस? 3 ओम, और अपना जो बैटरी है वो अपना कितना का है? तो वो 4 वोल्ट का है। अब क्या आर इक्विवेलेंट निकालना, यही से आप करंट गेस कर सकते हैं कि आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो वी बाई आर इक्विवेलेंट, तो बैटरी कितने का है? 4 वोल्ट का है, और आर इक्विवेलेंट कितना का आएगा? तो दो लोग सीरीज में है तो 5 के बराबर। कहने का मतलब 0.8 एम्पियर का करंट जो है इस ब्रांच में बैटरी दे रहा है, यही बात है। अगर बैटरी से कोई पूछता तब दोनों सर्किट को लेना पड़ता, हमको तो इस ब्रांच से मतलब है। और इस ब्रांच में यहां पे देखिएगा तो इस ब्रांच में केवल 0.8 के बराबर दे रहा है। अगर इससे आगे बढ़े तो ये 0.8 आया है और ऐसे यहां पे गया है 3 में ऐसे गया होगा। इनके इक्विवेलेंट से कितना गया है? 0.8 गया है। तो पैरेलल में तो दोनों में बंटवारा होता है, तो इस 0.8 का बंटवारा हुआ होगा। बंटवारा का नियम जो आपको बताया गया है कि I1 इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू किसके बराबर? इंटू I के बराबर, या I2 इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I के बराबर। ये तो तब लगाना है ना जब दोनों रजिस्टर्स अलग अलग हो। यहां तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तब सोचना क्या है? जो करंट 0.8 का इनके इक्विवेलेंट से गया है इसको ये दोनों क्या किए होंगे? बराबर बराबर से ही बांटे होंगे। ये नियम लगा के भी आप निकाल सकते हो कि R2 है 4, R1 प्लस R2 है 8, इंटू कितना को बटना है? 0.8 को। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं कि 0.4 होगा। लेकिन आपको सोचना है कि जब दोनों रेजिस्टेंस ही इक्वल है तब क्या हमको ये नियम लगाना कि बंटवारा करना है? जब दोनों बराबर हैं तब तो बराबर बराबर ही खाएंगे, तो दोनों बराबर हैं इसलिए 0.8 का इक्वल डिवीजन हो गया। और जो आपको आई बोला गया है सर्किट में, उस आई का वैल्यू किसके बराबर? 0.4 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across the 30 ohm रजिस्टर। कि सर्किट में आपको बहुत सारा रजिस्टर्स दिया हुआ है, उसमें आपको 30 ओम के लिए बताना है कि कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये बोला जा रहा है आपसे कि फिर से जो बैटरी है वो 4 वोल्ट का है, उसके बगल में पहला रजिस्टर जो है वो 25 ओम का है, उसके बगल में जो दूसरा रजिस्टर है वो 50 ओम का है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 2 रजिस्टर आएगा उस ब्रांच में। ठीक है, फिर ये आगे एक और ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या है कि इस ब्रांच में पहला रजिस्टेंस है 20 ओम का,
दूसरा रेजिस्टेंस है 30 ओम का। ये ऐसा ऐसा आपको सर्किट दिया हुआ है, तो इस सर्किट के लिए आपसे बोला जा रहा है क्या, इस सर्किट के लिए बोला जा रहा है कि आपको निकाल के बताना है कि कितना होने वाला है, क्या कितना होने वाला है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो पहला बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 वोल्ट के बराबर, कि पहला बोला जा रहा है 4 वोल्ट होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है क्या, जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए वो 2.4 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है वैल्यू होना चाहिए 1.2 वोल्ट के बराबर। देखिएगा कोई अगर इनमें से मैच कर रहा है तो बढ़िया, नहीं कर रहा है तो कुछ और भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात यह है कि जो पहले का आपका कॉन्सेप्ट था, बोलते थे कि बैटरी दोनों के लिए कॉमन है तो लगा दो उसमें, वो यहाँ थोड़े ही चलने वाला है। बैटरी अब दोनों के लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि बीच में जो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है ये आया हुआ है, इसकी वजह से क्या है, बैटरी अब दोनों के लिए कॉमन नहीं रह गया है। बैटरी जो है अभी नहीं कर सकते। अगर ये 25 नहीं होता तब पुराना टेक्निक वैलिड था कि बैटरी को डायरेक्ट 20-30 पे अप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा। अभी ऐसा हम लोग नहीं कर सकते इस केस में। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या क्या होगा। तो बैटरी से कितना करंट निकालना है, अब की बार आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट निकालना उतना मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे सर्किट नीचे जा रहा है वैसे वैसे ही वापसी में ऊपर भी जाते हैं। देखिए 30 और 20 सीरीज में है, तो 30 और 20 सीरीज में है, तो यहाँ पे एक ब्रांच है 50 का और यहाँ पे दूसरा ब्रांच भी क्या हो गया, तो उनका इक्विवेलेंट वो भी है 50 का। उसके बगल का ब्रांच कितना का है, 25 का। और ये बैटरी देखिए, ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है इनसे, तो ये इस अगला सिंप्लीफिकेशन हुआ। उससे अगला सिंप्लीफिकेशन देखिएगा तो 50 और 50 ये दोनों कैसे हैं, तो अभी कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 50 और 50 ये 25 के बराबर तो पहले से बगल में था, और 50 और 50 अगर कैसे हो, 50 और 50 अगर कितना में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, तो उन पैरेलल में है 50 और 50, तो उनका इक्विवेलेंट 25 के बराबर। इससे ज्यादा क्या ही अगला स्टेप के लिए सिंप्लीफाई करें। यहां से देखिए आप सर्किट में सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं कि बैटरी से जो करंट निकला है आई, उसको आप निकाल सकते हैं। ये 4 वोल्ट का बैटरी था, तो बैटरी से जो करंट निकला है आई, इसका वैल्यू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो अंतिम स्टेप में तो देख ही रहे हैं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो किसके साथ है, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो किसके साथ है, तो वो इसके साथ सीरीज में है। तो V का वैल्यू 4 और 25 प्लस 25 इसका वैल्यू 50, तो इसके लिए वैल्यू देखिए किसके बराबर हो गया, तो 2/25 का करंट निकला है। तो देखो 2/25 का करंट बैटरी से निकला, तो 2/25 यहां से निकला है, तो 2/25 यहां से भी जा रहा है। पहला 25 को तो कोई समस्या ही नहीं है, जो करंट आया वो उसको पार किया। इनके इक्विवेलेंट से अगर 2/25 जा रहा है तो यहां पे इनमें तो आपस में बंटवारा हुआ होगा। तो आई अक्रॉस में ये वाला 50 निकाल रहा हूं, जिसको मैं I50 बोल रहा हूं कि यहां पे इन दोनों के इक्विवेलेंट से, अगर मान लो यहां से इन दोनों का जब भी पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालते हैं तो एक से रिप्लेस कर देते हैं, तो इनके इक्विवेलेंट से जितना जा रहा है उसका ओरिजिनली तो बंटवारा हुआ होगा। तो आई अक्रॉस एनी ऑफ द 50 ओम क्या होना चाहिए, आई अक्रॉस 50 ओम जो होना चाहिए वो तो फिर से बराबर का बंटवारा होगा। तो ये अगर फिर से बंटवारा बराबर का हो रहा है तो 2/25 है, बराबर का बंटवारा है, तो बराबर का बंटवारा है तो ये भी रखेगा 1/25, ये भी रखेगा 1/25। तो बराबर के बंटवारा की वजह से जो आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट है, अगर उससे 2/25 गया है तो सच में तो ये दोनों अलग अलग थे, तो दोनों से अपना अपना कितना जाना चाहिए, तो 1/25 के बराबर जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे वैसे बोले हैं जैसे जैसे नीचे आए हो वैसे वैसे ही ऊपर जाना होता है। अब यहां पे देखिए इस 50 वाले में
तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो इन दोनों से करंट दोनों से तो बराबर ही जाएगा, तो यहां से भी जाएगा 1/25 और इससे भी जाएगा 1/25। तो यहां से ये बात तो बोल ही सकते हैं कि I अक्रॉस 30 कि इन दोनों का इक्विवेलेंट 50 था, तो सीरीज में वही करंट जाता है इक्विवेलेंट से जो जाता है उस क्या कॉम्बिनेशन के एक एक बच्चा बच्चा से, तो यहां से क्या हुआ 20-30, तो उनसे भी उतना ही जाएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट से गया है, अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट से गया है उसका क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाद में एक एक आदमी में, कि पैरेलल में तो हमेशा होते ही आया है कि इनके इक्विवेलेंट से जो गया होगा सच्चाई में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट से जो गया है सच्चाई में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट सीरीज में क्या है, तो सीरीज में जो है वो इक्विवेलेंट से जो जाएगा वही किससे जाएगा, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट से होके जाएगा वही आपका इंडिविजुअल से होके भी जाएगा। तो यहां से I अक्रॉस 30 किसके बराबर होना चाहिए, 1/25 एम्पियर के बराबर। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट पता है, किसी रेजिस्टेंस का अक्रॉस उसका रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, V30 इक्वल टू I30 इंटू R30 होना चाहिए। I30 का वैल्यू देखिए तो 1/25 है, R30 तो नाम ही है 30, तो कितना के बराबर होना चाहिए 6/5, तो 6/5 किसके बराबर होता है, तो 1.2 वोल्ट जो है वो 30 ओम वाला अपना वोल्टेज को क्या किया होगा, खाया होगा। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क सर्किट में इधर से इधर, अब देखो भविष्य में आप पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से इस सर्किट को बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो वो आपके पास एक एडिशनल टेक्निक होगा, उसके बाद आपकी मर्जी है कि ऐसे सर्किट को आप ये नेटवर्क से सॉल्व करना चाहते हैं या किरचॉफ्स लॉ से। जानते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो सुने ही होंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। वहां पे बोल दिया जाएगा इस ब्रांच का करंट I है, इस ब्रांच का I1, इस ब्रांच का I2, I1 I2 डिटरमाइन हो जाएगा और यहां से 30 ओम के अक्रॉस का निकल जाएगा। तो सेकेंड टेक्निक जब किरचॉफ्स लॉ आएगा तब देखेंगे, बाकी नेटवर्क का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यही बोला जा रहा है कि नेटवर्क का लिमिटेशंस है कि इसको ऐसे इक्विवेलेंट टेक्निक से, किरचॉफ्स लॉ का कोई लिमिटेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप किरचॉफ्स लॉ से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड across A, B, then the equivalent, then the, एक मिनट, potential difference across 4 ohm resistor is। एक बनने दीजिए फिर बनाइए। ये बोला जा रहा है आपका यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, फिर यहाँ पे ये ऐसा है, 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 ये है ये है बी। ये बोला जा रहा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके बोला गया है, 4 ओम रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे बताना है 4 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जबकि बोला क्या जा रहा है कि ए और बी का जो टर्मिनल्स है वो 6 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है कि 6 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करने से उसका वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है।
बीच वाला में 3 ओम कि बीच वाला जो होना चाहिए वो 3 ओम के बराबर होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस बोला गया है, तो पहला बोला जा रहा है क्या कि पहला बोला जा रहा है जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 3, जो पहला बोला जा रहा है वो बोल रहा है 1.2 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो उसका अगला बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि 3.4 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। इसका अगला बोला जा रहा है 4.2 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि जो होना चाहिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो 5.2 वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। बताइए कौन सा सही हो रहा है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे बैटरी का पोजीशन दिया हुआ है कि बैटरी कहाँ आके कनेक्ट होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला बात जो यहाँ पे आएगा वो ये आएगा कि यहाँ जो बैटरी को कनेक्ट करना है वो ए और बी के क्रॉस कनेक्ट करना है। तो ए और बी के क्रॉस मान लो बैटरी प्रेजेंट है। आपको पूरा सर्किट सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। यही बोला जा रहा है कि नीट वगैरह में आपसे टेक्निक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले इन दोनों को देख के कुछ लग रहा है क्या? कुछ है क्या? ये क्या है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। वही तो बोल रहे, ऐसे गोला बना के देगा तभी मानेंगे क्या कि व्हीट स्टोन ब्रिज है। वही कनेक्शन को अगर ऐसे घुमा दे, इसको सी बोले इसको डी बोले, ये ए है ये बी है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है क्या? तो अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है तो यहां से देखिए ऊपर के कनेक्शन में अब हो गया, बात खत्म, यहीं पे हो गया। 1 ओम और 2 ओम ये वाला एक ब्रांच है, 3 ओम और 4 ओम ये वाला एक ब्रांच है, 2 ओम का देखो एक ब्रांच है और इनके क्रॉस, अच्छा ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं हो रहा है, इसको 2 ओम कर दीजिए तब व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। एक्चुअली ये 2 ओम होना चाहिए, सही बात है। ये वाला जो है ये 2 ओम है। यहां से देखिए अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो अब आंसर भी बदलना चाहिए। ऐसे अगर मान लो अगर 3 ओम रहता, अगर मान लो ये 3 ओम रहता, तब अगर आप सॉल्व करना चाहते तो बिना किरचॉफ्स लॉ के सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो आप बोलते 3 ओम है तो क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तब किरचॉफ्स लॉ ही आपका मदद कर सकता है और दूसरा कोई टेक्निक नहीं होता। अगर वो नहीं होता क्या 3 ओम, तो चलिए ये 2 के बराबर हो गया। अब आंसर को एक और आंसर होगा जो सबसे लास्ट होगा, ये आंसर भी मैच नहीं करेगा, जो किया गया सेट वो 3 ओम के बराबर व्हीट स्टोन ब्रिज मान के। चलिए यहां से देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 2 ओम और 4 ओम ऐसा है। तो अब यहां से कुछ बचा नहीं है। हमेशा से जो बोलते हैं पूरे सर्किट पे क्यों फोकस करना है, हमको कौन से ब्रांच से मतलब है कि 2 ओम और 4 ओम वाले को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है कि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। तो यहाँ 6 वोल्ट से सीधे है। वही तो बोलते हैं जब एक ब्रांच पे फोकस हो तो उसको निकाल लो। अगर यहाँ पे बगल में एक रजिस्टर होता तब नहीं निकाल पाते, रजिस्टर नहीं है बगल में तो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल के इसको ले आए। अब यहाँ से बच ही क्या गया है, I इक्वल टू किसके बराबर हो जाना चाहिए, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू देखेंगे तो किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर, R इक्विवेलेंट भी 6 के बराबर। तो ये 1 एम्पियर आया। पोटेंशियल I तो सभी में तो I सेम होना चाहिए। तो यहां से अगर V देखेंगे किसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए, जो रजिस्टर है कौन सा, तो वोल्टेज चाहिए अगर 4 ओम के बराबर, तो I4 में क्या है, रजिस्टेंस 4 का क्या है, ये दोनों तो सीरीज में है। I का 4 1 एम्पियर और रजिस्टेंस ऑफ 4 4 के बराबर, तो ये 4 वोल्ट खाएगा। कितना, ये 4 वोल्ट खाएगा अपना जो 4 एम्पियर ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं था, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसकी वजह से 3 ओम गायब हो गया। अब अगर ऐसा कोई ब्रांच है इसमें 4 वोल्ट के, ये 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है, तो ये तो कब से बोला जा रहा है कि बैटरी कॉमन होता है इस तरीके के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बैटरी यहाँ पे कॉमन था और इसकी मदद से क्या है, बैटरी कॉमन था तो इसकी मदद से निकाल दिया गया कितना का होना चाहिए, क्या कितना का होना चाहिए यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स आपको डीपी पे भी मिला ही होगा। ऑलरेडी सॉल्व किए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या कीजिए, नहीं तो सॉल्व कीजिए कि किसी के क्रॉस करंट क्या है, किसी के क्रॉस पोटेंशियल क्या है। तो सीरीज पैरेलल का जो नियम है वो सब लगाने से। रही बात प्रॉब्लम्स की,
तो प्रॉब्लम्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, जितना आप कर सके खुशी से उतना बढ़िया है। चलिए एक लास्ट बात यहां पे भी देख लेते हैं। तो आपने कभी कैपेसिटर में पढ़ा था क्या? तो कैपेसिटर में पढ़ा था तो उसको आपने बोला था क्या? उसको आपने बोला था इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर। कि इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर का मतलब रजिस्टर हो गया ना जी। अभी कैपेसिटर में पढ़ा था, अभी रजिस्टर में पढ़ेंगे। चलिए यहां से क्या बोला गया था कि जो पुराना टेक्निक था वही टेक्निक को फिर से रिपीट करना है। क्या? कि कीप वन रिपीटिंग यूनिट अलाइव। कि एक रिपीटिंग यूनिट को जिंदा रखना है। कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ दिस रिपीटिंग यूनिट इज, इसी साल नीट 2023 में ही एक आया था, इनफाइनाइट लैडर ही आया था। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ दिस रिपीटिंग यूनिट इज इक्वल टू द ओरिजिनल इक्विवेलेंट। ये सब कैपेसिटर में भी लिखाया ही गया था टेक्निक पूरा। रेजिस्टेंस एज्यूम, बस सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला बदला है, बाकी बातें कोई सी भी नहीं बदली है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? तो चलिए अब क्वेश्चन से ही शुरू किया जाए। बोला जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। बोला जा रहा है ये 3 ओम है, उसके बगल में एक 5 ओम है। यहां पे क्या है? 3 ओम है, उसके बगल में ये 5 ओम है। वही बात रिपीट हो रहा है। अब ये 3 ओम है, उसके बगल में एक 5 ओम है। अब ये नंबर्स का कोई अंत नहीं है। तो यहां पे देखिए हम लोग हमेशा से क्या बोले हैं कि पहले तो रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका रिपीटिंग यूनिट क्या है। तो यहां से सबसे पहले अगर रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो आपका रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सा है? तो रिपीटिंग यूनिट है आपका 3 और 5, ये रिपीटिंग यूनिट है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी बचे हुए पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट आपने माना है कि बचे हुए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपिटल आर के बराबर है, तो इस रिपीटिंग यूनिट के साथ भी जो इक्विवेलेंट होगा वो भी किसके बराबर होगा? तो वो भी कैपिटल आर के बराबर ही होगा। तो यहां से देखिए तो इस रिपीटिंग यूनिट के साथ तो ये बच गया आपका 3, और नीचे में क्या होना चाहिए? तो 5 और r का इक्विवेलेंट। तो 5 और r का इक्विवेलेंट होना चाहिए 5r बाई 5 प्लस r, इसके बराबर। तो क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट होगा, तो इन दोनों को मिला के कितना इक्विवेलेंट होना चाहिए? तो इन दोनों को मिला के, तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो 3 प्लस 5r डिवाइडेड बाई 5 प्लस r, कि इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट आएगा, थोड़ा 3 को बगल में लिखे कि ऐसा ना लगे कि इसी में ऐड हो रहा है, कि इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट आएगा कि 3 प्लस 5r बाई 5 प्लस r, वो भी किसके बराबर होगा? वो भी इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। बस इसी को तो सॉल्व करना है कि 3 प्लस 5r बाई 5 प्लस r, इसका वैल्यू r के बराबर। यहां पे हमेशा की तरह एक क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसमें ऐड किया जाए। स्लाइड हो गया सभी लोगों का कॉपी यहां तक? तो
तो इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा तो यही होते आया है, कैपेसिटर में बस फॉर्मूला बदल रहा था, बाकी वहां भी कॉन्सेप्ट यही था कि जो एक रिपीटिंग यूनिट को जिंदा छोड़ के बाकी बचे हुए का जो इक्विवेलेंट है वो अब इन लोगों का इक्विवेलेंट भी उसी के बराबर होगा। तो इन लोगों का इक्विवेलेंट निकाल लो, उसको आर के बराबर कर दो, हो गया, हमेशा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। तो क्या बच गया था, 3 प्लस 5r बाई 5 प्लस आर, इसकी वैल्यू आर के बराबर आया था। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 3r प्लस 5r इक्वल टू 5 से r मल्टीप्लाई होगा तो 5r प्लस आर स्क्वायर इसके बराबर। आर स्क्वायर यहां पे हो गया, 5r कैंसल हो जा रहा है क्या, तो आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 15 इक्वल टू 0। कुछ हो रहा है क्या, बनने का दिख रहा है, 5 इंटू 3 तो 15 तो ऐसे बनेगा नहीं। तो यहां से निकालने के लिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2a इसके बराबर। ये तो -3 ऑलरेडी है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, 4ac। तो आर स्क्वायर आपका किसके बराबर है, तो आर स्क्वायर आप मतलब ये a का वैल्यू 1 के बराबर और ये इतना है, तो 15 इंटू 4 किसके बराबर, प्लस हो जाएगा -15 के a के वजह से। क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व किए ही होंगे। यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तो 2 इंटू ए 1 के बराबर है। यहां से देखिए तो पहला आएगा 3 प्लस रूट अंडर 69, तो 69 का तो कुछ दिख नहीं रहा है होने वाला, यहां से डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्या होगा, 3 माइनस रूट अंडर 69 डिवाइडेड बाई 2। इस बार जो नीट में आया था वो ऐसे ही छोड़ दिया था, रूट में ही ऑप्शन छोड़ दिया था। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो ये वाला टर्म को देखिएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका निगेटिव होगा। तो निगेटिव टर्म से कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव थोड़ी ही होता है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, इसका वैल्यू इस टर्म के बराबर होगा। इस बार नीट में जो भी आया था वहां पे भी रूट में ही था, कुछ ऐसा था 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो डाटा लिया होगा कैपेसिटर के लिए तो इसी तरीके से रूट में छोड़ देना है, या कैलकुलेशन करना हो तो इतना टेक्निक तो बताया ही गया है। जो 69 होगा वो किसके बराबर, समथिंग 8.3 8.4 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इनफाइनाइट लैडर का एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए और आप लोग बताइए इसका वैल्यू। तो यहां से क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, कि नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही इजी रिपीट हो रहा है इस बार, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, यही चीज यहां से रिपीट करता चला जा रहा, 2 3 इन्फिनिटी तक ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे बस समझने के लिए है कि एक बार और कर रहे हैं, बाकी टेक्निक वहां भी देखे थे यहाँ भी देख ही रहे हैं। सबसे पहले क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट को जिंदा छोड़ दो। तो पहला बात है रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा यूनिट है जो खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये 1 2 3 ये वाला यूनिट जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इन बचे हुए का अगर इक्विवेलेंट आर के बराबर है तो इन सब का इक्विवेलेंट भी आर के बराबर होगा। अब इनका इक्विवेलेंट तो बहुत ही आसान सा ही बात है, कौन कौन है, तो सबसे पहले 1, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों दिख रहे हैं आपको कैसे, तो वो दोनों दिख रहे हैं तो 1, और यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट 2r बाई आर प्लस 2, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 3 के बराबर ऐसा आ गया। अब यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है तो 1 प्लस 2r डिवाइडेड बाई आर प्लस 2
प्लस 3 कि इन तीनों का इक्विवेलेंट भी आर के बराबर ही होना चाहिए। यही बोला गया था कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कहीं से अगर वो कोई समुद्र है तो उसमें से एक मग पानी निकाल लेना या डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से देखिए 3 + 1 4 के बराबर हुआ तो पहला टर्म बचेगा 4r + 8 प्लस 2r यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो r² + 2r यहां से बचेगा। ठीक है, 4r यहां से बचा, जैसे डबल बार आर क्यू आर, अच्छा 2r वो ऊपर वाला 2r तो है, ठीक है। अब यहां से देखिए 4r + 8 + 2r बचा, 2r से 2r कैंसल हो गया तो r² - 4r - 8 = 0 के बराबर आ रहा है। तो 8 में कुछ ऐसा हो रहा है, 4 का डबल है, कुछ तो बन नहीं रहा है ऐसा। यहां से अगर डायरेक्ट रूट निकालिएगा तो डायरेक्ट रूट निकाल देते हैं, अब की बार क्या उतना हिसाब किताब कीजिएगा। तो पहले -b, तो -b की जगह 4 आ गया, प्लस माइनस b², तो 4 का स्क्वायर कितना के बराबर होता है, तो 16 के बराबर होता है। -8 है तो -bac में प्लस हो जाएगा, प्लस 32 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 ऐसा होना चाहिए। तो यहां से देखिए r = तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, तो √48 जो होगा वो 16 × 3 के बराबर होगा। तो अभी ही नहीं करते, अगला स्टेप में काट देंगे, अभी मन हो तो अभी भी काट सकते थे, बाकी एक साथ काटना चाहते हैं। तो यहां से देखिए अगला स्टेप में देखिएगा तो 4 प्लस माइनस √ ये 3 केवल यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो माइनस वाला जो है वो निगेटिव हो जाएगा और यहां से 4 काटेगा तो वो भी 2 हो जाएगा, प्लस किसके बराबर, 2√3 इसके बराबर, और 2 - 2√3 वाला जो होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए। तो कैलकुलेशन अपनी जगह है, मेन बात चाहे कैपेसिटर का इनफाइनाइट नेटवर्क हो चाहे रजिस्टर का इनफाइनाइट नेटवर्क हो, इन सभी केसेस में आपको क्या समझना है, इन सभी केसेस में समझना है कि जो आपका क्या है, जो आपका इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर, तो एक नेटवर्क को जिंदा छोड़ने के बाद जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट है वो इस एक नेटवर्क को फिर से ऐड करने से भी वही होना चाहिए। तो इस टेक्निक से आपका बन जाएगा। तो यही आपका भी इस वीक का सिलेबस है, यही तक आपका आ रहा है क्वेश्चन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यहां तक करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू से लेके अभी तक। चलिए अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, तो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि बैटरी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। देखो बैटरी के बारे में क्या बोला जाता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, या बैटरी को सेल भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है बैटरी। यहां पे देखिए अगर ये एक बैटरी है तो बैटरी का सिंबल तो बहुत पहले से यूज करते थे और बोला भी गया था कि बैटरी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तब। तो ये आपका बैटरी है, तो ये ऐसा हो गया, और इसके साथ क्या है, एक रजिस्टर R क्यों लिखा जा रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो E को क्या बोला जाता है कि ये एक ऐसा पहला वर्ड है जिसमें लगा तो हुआ है फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो E को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को शॉर्टकट में बहुत बार क्या बोला जाएगा, EMF बोला जाएगा। कि EMF ऑफ द बैटरी जो होता है ये किसी बैटरी के कैपेसिटी को बताता है कि किसी बैटरी का मान लो EMF 20 वोल्ट है तो उस बैटरी का अपना कैपेसिटी 20 वोल्ट के बराबर है ऐसा। और R जो है, देखिए बैटरी के बारे में अन्य सब्जेक्ट में आप पढ़ते होंगे, सेल वगैरह के बारे में, और जो भी है वहां का नियम कैसे बैटरी काम करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है और R बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। कि देखो बैटरी के पास तो अपना केसिंग भी है कि बैटरी किसी ना किसी कवर के अंदर है, उसका केसिंग है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी वजह से क्या होता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा होता है। यहां पे सबसे पहले EMF को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे दो बातें बार बार आती है बैटरी में, क्वेश्चंस भी देखेंगे तो इसके ऊपर खूब पूछा गया है। तो EMF ऑफ बैटरी का मतलब क्या हुआ कि द पोटेंशियल
difference across the terminals of the battery when no current is drawn from the बैटरी। देखो ये जो ईएमएफ है ये बैटरी का एक्चुअल कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए मल्टीमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब डिवाइस होता है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो सबसे पहले बात ये पूरा का पूरा बैटरी है। कभी ये मत सोचिएगा कि ये चीज यहां कनेक्ट हो सकता, नहीं, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ द बैटरी है। कहने का मतलब अगर कंप्लीट बैटरी की बात की जाए तो यही आपका कंप्लीट बैटरी है, ये है आपका बैटरी। कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी से बाहर है, वो तो बड़ा करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस समय जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, तो इस समय जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जब उसका टर्मिनल्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। कि बस ऐसा ही तो कुछ बात है कि सर्किट को अभी बंद नहीं किया गया है, यहां पे एक मल्टीमीटर लाके क्या कर दिया गया है, यहां पे एक मल्टीमीटर लाके आपने कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। ये होता है ईएमएफ कि ये अपना एक्चुअल कैपेसिटी है, बैटरी इतना दे सकता था लेकिन बैटरी अपना इतना नहीं दे पाता है। उसका कारण क्या है, तो उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जब इस बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, जब इस बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू करेगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी छोटा सा सर्किट बना के कम से कम इन दोनों टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास से आपका इसका प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। क्या बोला जाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स of the battery when current is passing through it is called terminal पोटेंशियल डिफरेंस। कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा उसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो पहला बात क्या है, ओपन सर्किट है, आपने यहां पे लाके कनेक्ट कर दिया है एक वोल्ट मीटर को। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि यहां से लाके आपने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ये वोल्ट मीटर आज जो आपको रीडिंग देगा वो आपको क्या देगा, वो आपको ईएमएफ के बराबर देगा। और ये सर्किट क्लोज नहीं हुआ है तो I इक्वल टू अभी क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, इससे आगे समझते हैं। इससे आगे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया कि देखो अगर बैटरी को आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दे रहे हो, बैटरी को इस तरीके से एक प्लेन वायर से, इसको पास पास ही लीजिए, ज्यादा दूर रहने से आपको लगेगा कि अलग है बैटरी से। ये बैटरी का हिस्सा है। हमेशा ये बात याद रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पोटेंशियोमीटर यहां कनेक्ट कर दो। तो यहां से अगर मान लो I करंट यहां से विड्रॉ हो रहा है बैटरी से, तो बैटरी के अक्रॉस का जब ये आज पोटेंशियोमीटर आएगा, ये जो आपको रीड करके देगा वो E माइनस IR इसके बराबर आपको रीड करके देगा। बैटरी से जो आज आपको रीडिंग मिलने वाला है वो इसके बराबर रीडिंग मिलने वाला है। इसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखो ये ऐसा आया क्यों, ऐसा आया इसीलिए कि एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, वैल्यू लेके ही। देखो ये रजिस्टर R था, ठीक है,
और ये आपका बैटरी ये था, ठीक है। ये बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर है। तो देखो यहां पे अगर आई का बात करोगे तो आई इक्वल टू सिंपली ई बाई आर के बराबर हो जाएगा। यहां पे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। अगला लाइन में आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा, जो इतना डिस्कशन हुआ है उसका, कि अगर देखो ये आर के बराबर है। अब बैटरी, ये जो बैटरी है अभी तक ले नहीं रहे थे, ये बैटरी आपका आइडियल बैटरी है। जब तक बोला ना जाए तब तक आप यही मानेंगे कि बैटरी आइडियल है, इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो एक ऐसा बैटरी आया है जिसके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट को मिला के यही बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द बैटरी। इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना के बराबर, करंट आई कितना के बराबर होना चाहिए? तो इस सर्किट में जो करंट आई बराबर होना चाहिए वो, अब तो यहां पे दो लोग सीरीज में है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में ही होगा। ई डिवाइडेड बाई किसके बराबर? आर प्लस आर, इसके बराबर ये ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर आई का वैल्यू हो गया। अब यहां से आगे देखिए तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल्स निकालना है। तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो बैटरी के जो अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए? तो V इक्वल टू आई इंटू किसके बराबर? आई इंटू आर के बराबर होना चाहिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होना चाहिए। तो V इक्वल टू जब I इंटू आर करेंगे आप, तो V इक्वल टू देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो I का वैल्यू E के बराबर हो गया कि ये E डिवाइडेड बाय किसके बराबर है? तो E डिवाइडेड बाय R प्लस R के बराबर है, इंटू यहां पे इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? कैपिटल R, इसके बराबर यहां पे इसका वैल्यू आया। तो यहां पे देखो ये V इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू आर के बराबर आया। तो यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बैटरी पहले अपने टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था? तो ये आपको देख के नहीं लग रहा है कि V का वैल्यू जो है वो किससे छोटा होना चाहिए? तो V का वैल्यू से E बड़ा होगा ना जी। V का वैल्यू से R डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये किससे? लेस देन 1 होगा ना। तो V से E बड़ा हो गया। तो V से E का बड़ा होने का जो कारण है वो कारण क्या है? तो वो कारण है कि अब जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, पहले बैटरी के पास कैपेसिटी था कि ये पूरा का पूरा अपना ई प्रोवाइड कर पा रहा था। अब बैटरी क्या कर रहा है? अब जो बैटरी प्रोवाइड कर पा रहा है वो केवल और केवल कितना प्रोवाइड कर रहा है? तो E माइनस आई आर, बैटरी केवल इतना ही प्रोवाइड कर पा रहा है। इसका कारण क्या हुआ जानते हैं? इसका कारण यह हुआ कि इसका अपना ही आदमी गद्दार निकला। कि आपके घर में पार्टी हो रहा था, आपने मेहमानों को बुलाया कि तुमको खाना खिलाया जाएगा, लेकिन पता चला कुछ खाना अपने ही लोगों ने खा लिया। तो यही तो बात हो रहा है यहाँ पे। क्यों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया? कि जब बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था तब क्या था? बैटरी पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दे रहा था कि ये पूरा का पूरा इसको मिल रहा था। बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो रहा था? V इक्वल टू ई के बराबर हो रहा था जब ऐसा था तब। लेकिन अगर बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो जो आपका क्या हो गया? इसका पोटेंशियल देने का कैपेसिटी जो था वो आपका पोटेंशियल देने का कैपेसिटी क्या हो गया? पोटेंशियल देने का कैपेसिटी कम हो गया। तो V इक्वल टू किसके बराबर बचा? तो E माइनस आई आर इसके बराबर बच गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आपका जहां तक सिलेबस है वहां तक तैयारी कीजिए। तो अभी कोई आ रहा है क्या? न्यू ईयर आ रहा है तो मना रहे आप लोग न्यू ईयर? आ गया?
अभी तो अर्थ पे नहीं आया है जी। कोई और प्लानेट पे आया हो तो आया हो। ठीक है, मेरा ऑलरेडी पहले से प्लान था, इसीलिए सॉरी मैं शायद ना जा पाऊं। बाकी सर लोग हैं, मैम लोग हैं, उन लोग को ले जाइए। और बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए। देखो पिकनिक वगैरह स्टूडेंट वगैरह के लिए ही होता है, आप लोग एंजॉय कीजिए पिकनिक को एकदम, और न्यू ईयर्स को भी एंजॉय कीजिए। प्लस साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ये इंपॉर्टेंट ईयर है, सेलिब्रेशन के साथ साथ उसके बारे में भी सोचते रहिए कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। बाकी सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंजॉय कीजिए। चलिए आज इतना ही रहने दिया जा रहा।